नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर सीरीज के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आधुनिक भारत के इतिहास को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने 1857 ईस्वी की क्रांति क्यों हुआ, उसके पीछे के कारण को समझा और इसमें हमने कई कारण को समझे कि 1857 की क्रांति के पीछे सामाजिक कारण क्या रहा, राजनीतिक कारण क्या रहा, धार्मिक कारण क्या थे, आर्थिक कारण क्या थे और उसके बाद हमने देखा था कि तत्कालिक कारण क्या था। और किसी भी क्रांति के लिए कोई न कोई तत्कालिक कारण होता है। वो एक ऐसी घटना होती है जो पूरे के पूरे पिछले घटनाक्रम को एकाएक बल देता है और क्रांति की शुरुआत हो जाती है। तत्कालिक कारण जो 1857 की क्रांति का था, उसमें हमने देखा था कि एक नया राइफल भारतीय सिपाहियों को दिया गया। वो एनफील्ड राइफल हुआ करता था। इस राइफल में जो कारतूस होता था, कारतूस लगाने के लिए कारतूस का खोल जो है वो खोल को दांत से काटना होता था। और इस चीज को लेकर के सिपाही में अफवाह फैल गया कि ये कारतूस का खोल जो गाय की चर्बी और जो सूअर की चर्बी है उसको मिला करके बना हुआ है। और अंग्रेज की ये नीति है कि किस तरीके से भारतीय सिपाही के धर्म को भ्रष्ट किया जाए। इस एक घटना के बाद 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत होती है। जो मंगल पांडे नाम का सिपाही था, जो बैरकपुर छावनी में था, उसको जब कारतूस को काटने के लिए आदेश दिया गया तो उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। और जब उस पर ब्रिटिश सैनिक अधिकारी के द्वारा दबाव बनाया गया तो उन्होंने ब्रिटिश अधिकारी की हत्या कर दी। उसके बाद क्रांति की शुरुआत होती है मेरठ से। मेरठ के सिपाहियों ने भी ऐसा करने से मना कर दिया और जब मेरठ के सिपाही ने ऐसा करने से मना किया तो उसको सजा भी दिया गया और 5 सिपाही को तो फांसी भी दे दिया गया। इस घटना के बाद अलग अलग जो सैनिक छावनी थे वहां के सिपाहियों ने विद्रोह करना शुरू किया और धीरे धीरे इस विद्रोह की शुरुआत होता है। और चूंकि इस विद्रोह को नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था तो उस समय के जो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उसको इस चीज के लिए मनोनीत किया गया कि बहादुर शाह जफर हम लोगों का क्या होगा कि नेता है और इसके नेतृत्व में हम ये क्रांति कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे कि 1857 ईस्वी की जो क्रांति था उनका अलग अलग केंद्र कौन कौन रहा और उस केंद्र पर नेतृत्व किसने किया और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से प्रतिक्रिया क्या हुआ और किस तरीके से इस क्रांति को समाप्त करने के लिए इस क्रांतिकारी घटनाओं को दबाने का प्रयास किया जाता है। इन सब चीजों को आज समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इस क्रांति का केंद्र क्या होता है और इस केंद्र का नेतृत्व कौन करते हैं। फिर चूंकि 1857 की क्रांति सफल नहीं रहा पूरी तरीके से, तो इसके पीछे के कारण को समझेंगे कि आखिर क्या वजह रहा जिसके वजह से 1857 की जो क्रांति है ये सफल नहीं हो सका, असफल रह गया। और फिर हम देखेंगे कि 1857 की क्रांति के बाद कहीं न कहीं जो अंग्रेज प्रशासन है इसको इस बात का एहसास हो गया कि प्रशासनिक रूप से सुधार की आवश्यकता है। अगर सुधार नहीं किया गया तो समय समय पर इस तरह की क्रांतिकारी घटना हो सकती है। तो फिर किस तरह के सुधार किया गया इन सब चीजों को आज हम समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुआ, इस क्रांति का केंद्र कौन कौन था। तो 1857 की क्रांति के कई सारे केंद्र थे। इनमें हम समझते हैं सबसे पहले दिल्ली में। दिल्ली में जैसे ही जो विद्रोही सैनिक थे दिल्ली पहुंचे तो उस समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। हालांकि उसके पास न तो बड़ा भूभाग था और न ही शक्ति था, पर एक नाम के लिए कि वो भारत का अभी भी प्रतिनिधित्व कर रहा था। तो इन्होंने क्या किया कि दिल्ली में नेता बनाया गया किसको, दिल्ली का जो केंद्र था क्रांति का, इसको नेता बनाया गया बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर और इसी के एक सैन्य अधिकारी थे बख्त खां। हालांकि इस सेंटर का नेतृत्व बख्त खां कर रहे थे क्योंकि बहादुर शाह जफर का उम्र बहुत ज्यादा हो चुका था। तो वो उसके जो सेना अधिकारी थे बख्त खां, उन्होंने दिल्ली सेंटर की जो क्रांतिकारी घटना हुआ इसका नेतृत्व किया।
और देखते ही देखते दिल्ली शहर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से, अंग्रेज के शासन से इन विद्रोहियों के हाथों में चला गया। और चूंकि दिल्ली उस समय भी देश का राजधानी था, तो सॉरी राजधानी नहीं था, दिल्ली एक सेंटर था, एक महत्वपूर्ण सेंटर था। इस वजह से दिल्ली पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक था। तो फिर दिल्ली पर नेतृत्व का कंट्रोल करने के लिए दमनकर्ता के रूप में जो ब्रिटिश अधिकारी को जाना जाता था, ये कौन कौन थे? तो दमनकर्ता के रूप में सबसे पहले जॉन निकलसन एवं हडसन। जॉन निकलसन एवं हडसन ये दोनों ने मिलकर के दिल्ली में जो विद्रोही घटना हो रहा था, क्रांतिकारी घटना हो रहा था, इसको दबाने का प्रयास किया और इसमें ये सफल भी रहा। 20 सितंबर 1857 ईस्वी को पुनः इस पर ब्रिटिश का नियंत्रण हो गया। और चूंकि मई महीना में शुरू हुआ था और सितंबर आते आते फिर ब्रिटिश प्रशासन ने दिल्ली को अपने नियंत्रण में ले लिया। पर दिल्ली के विद्रोह को दबाने के क्रम में जो ब्रिटिश सेना अधिकारी थे हडसन, उसका मृत्यु हो जाता है। इस तरीके से दिल्ली जो एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण से बाहर हो गया था 1857 की क्रांति में, वो पुनः किसके हाथों में आ जाता है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ जाता है। फिर अगर हम दूसरा केंद्र देखें तो लखनऊ के बारे में समझते हैं कि लखनऊ का नेतृत्व किसने किया। देखिए, आपको याद रखना पड़ेगा कि किस केंद्र का नेतृत्व किसने किया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में सीधे। लखनऊ का जो नेता है या नेतृत्व है, अगर देखें यहाँ के, लखनऊ को उस समय कहा जाता था अवध। तो लखनऊ कह ले या फिर अवध कह ले। अगर हम इसका नेतृत्व देखें तो इसका किया था बेगम हजरत महल ने। बेगम हजरत महल। और फिर क्या होता है, अगर दमनकर्ता के रूप में देखें, दमनकर्ता कौन था यहाँ का? तो हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल। हेनरी लॉरेंस एवं कैंपबेल। बेगम हजरत महल को महक परी के नाम से भी जाना जाता है, महक परी। देखिए, जो लखनऊ था, लखनऊ में आपको पता है कि जो अवध के नवाब थे, अवध के नवाब पर जो डलहौजी थे, उन्होंने कुशासन का आरोप लगाया और अवध को अपने नियंत्रण में ले लिया। तो महक परी के नेतृत्व में 1857 की जब क्रांति होती है तो ये अपने बेटे को अवध का शासक बनाना चाहती है, पर ऐसा होने में वो सफल नहीं होती है। और फिर क्या होता है कि हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल के द्वारा अवध में जो विद्रोह हो रहा था, इस विद्रोह को दबा दिया जाता है और अंत में जो महक परी है यानी कि बेगम हजरत महल है, इसको नेपाल भागना पड़ता है। ये भाग करके कहाँ चली जाती है? नेपाल पलायन कर जाती है। इस तरीके से क्या होता है कि लखनऊ भी पुनः ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ जाता है। पर ये नियंत्रण में कब आता है? तो ये आता है मार्च 1858 ईस्वी में। फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण हो जाता है अवध पर। अब जो अगला केंद्र था क्रांति का, वो था कानपुर। तो हम कानपुर के विषय में समझते हैं कि कानपुर किस तरह का केंद्र था। कानपुर
कानपुर भी क्रांति का केंद्र था 1857 की क्रांति का। तो हम देखते हैं कि कानपुर का नेतृत्व किसने किया। यहाँ का जो नेतृत्व किया नाना साहब ने, नेतृत्व नाना साहब। नाना साहब का दूसरा नाम क्या था? धोंदू पंत, धोंदू पंत। और नाना साहब कौन था? बाजीराव सेकंड, बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र। दत्तक मतलब गोद लिया हुआ पुत्र। तो देखिए जहां भी क्रांति हुआ, इस क्रांति के पीछे जो लोग नेतृत्व कर रहे थे कहीं न कहीं उसका हित जुड़ा हुआ था। नाना साहेब बाजीराव सेकंड का दत्तक पुत्र था और दत्तक पुत्र होने के कारण लॉर्ड डलहौजी के राज हड़प नीति का शिकार होता है और नाना साहब को क्या किया जाता है कि मराठा क्षेत्र से निकाल करके कानपुर में रखा जाता है एक पेंशन दे करके। और 1857 की क्रांति की जब शुरुआत होती है तो नाना साहब को लगता है कि यही सही समय है जब फिर से वो मराठा शासक बन सकते हैं, मराठा का नेतृत्व संभाल सकते हैं। तो इन्होंने भी विद्रोह कर दिया और नाना साहब के जो कमांडर इन चीफ थे वो थे तात्या टोपे। तात्या टोपे ये कौन थे? कमांडर इन चीफ। 1857 की क्रांति में जिन लोगों ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका दिया उनमें से तात्या टोपे का भी नाम आता है। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सैन्य नेतृत्व किया और जो गुरिल्ला युद्ध होता है जिसमें कि अचानक से निकल करके हमला बोला जाता है और फिर से सैनिक छुप जाते हैं, इस तरह की युद्ध शैली को अपनाया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों को इन्होंने बहुत मजबूर किया बाहर निकलने के लिए और अच्छी तरीके से इन्होंने नेतृत्व किया। पर क्या होता है कि दिसंबर 1857 में कैंपबेल के नेतृत्व में फिर से ये सेंटर भी क्या हो जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ जाता है, कानपुर सेंटर भी। और नाना साहब जो इस सेंटर का नेतृत्व किया था, नेता बना था, उसको भी पलायन करना पड़ता है और वो पलायन करके कहाँ भाग जाते हैं? नेपाल। नाना साहब नेपाल भाग जाते हैं, नेपाल भाग जाते हैं। और जो तात्या टोपे थे, जो कमांडर इन चीफ थे, ये बहुत दिनों तक ऐसे ही गुरिल्ला युद्ध लड़ते हैं पर अंत में अपने ही दोस्त के धोखा के कारण ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पकड़ में आ जाते हैं और फिर जो तात्या टोपे थे उनको फांसी दे दिया जाता है। इस तरीके से जो कानपुर सेंटर था 1857 के विद्रोह का, वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के फिर से नियंत्रण में आ जाता है। अब देखते हैं झांसी एवं ग्वालियर में क्या हुआ, वहां पे किसने नेतृत्व किया। के क्रांति के केंद्र। अब देखते हैं किसके बारे में? झांसी एवं ग्वालियर। तो देखिए जो झांसी, यहाँ पे कौन नेतृत्व करते हैं? झांसी भी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो राज्य हड़प नीति शुरुआत किया गया था व्यापकगत सिद्धांत के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था कि अगर किसी शासक के अपने संतान नहीं है, उन्होंने किसी दूसरे संतान को गोद लिया है, तो उस शासक के मृत्यु के बाद उसका जो गोद लिया हुआ संतान है वो राज्य का शासक नहीं बनेगा, वो राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के सीधे नियंत्रण में आ जाएगा। तो इसी चीज का शिकार हुआ था झांसी, और झांसी की रानी अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए 1857 ईस्वी की क्रांति में पार्टिसिपेट करती है। रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। लक्ष्मीबाई एवं तात्या टोपे दोनों ने नेतृत्व किया। और इन्होंने क्या किया, यहाँ जो दमन करता थे
दमनकर्ता जनरल ह्यूरोज। देखिए ग्वालियर पर क्या किया था कि झांसी की रानी ने आक्रमण किया था, क्योंकि झांसी ग्वालियर क्या कर रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समर्थक था, ये ब्रिटिश समर्थक था। ग्वालियर राज्य ब्रिटिश समर्थक था, और ब्रिटिश समर्थक होने की वजह से झांसी की रानी ने क्या किया कि ग्वालियर पर हमला किया था। तो ग्वालियर एक ऐसा राज्य था जो 1857 की क्रांति में भारतीयों को सहयोग देने के बजाय ये ब्रिटिश को सहयोग दे रहा था, अंग्रेज को सहयोग दे रहा था। इसी कारण से 1857 की क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर पर हमला किया था। पर जनरल ह्यूरोज और कई दमनकर्ता थे, मेजर विलियम टेलर लिख देते हैं, टेलर, और भी कई सारे दमनकर्ता थे जो इस क्रांति को दबाने की कोशिश किया, और अंत में झांसी की रानी जो का ह्यूरोज के साथ जो लड़ाई चल रहा था, इस लड़ाई में उसकी मतलब मौत हो जाता है, उसके सर पर एक तलवार लग जाता है। इस तरीके से ये केंद्र जो था 1857 की क्रांति का, झांसी और ग्वालियर, यहाँ भी जो विद्रोह था इस विद्रोह को दमन कर दिया जाता है। अब हम आते हैं बिहार में। बिहार में एक सेंटर था जगदीशपुर। जगदीशपुर ये जो जगदीशपुर सेंटर था, यहाँ नेतृत्व किसने किया? तो वीर कुंवर सिंह उस समय इस क्षेत्र के जमींदार थे, आरा के जमींदार थे, और वीर कुंवर सिंह की जमींदारी छीन गई थी। इस वजह से वीर कुंवर सिंह भी 1857 की क्रांति में भाग लेते हैं और जगदीशपुर से नेतृत्व करते हैं। तो यहाँ से कौन नेतृत्व किया? वीर कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया। और जब वीर कुंवर सिंह इस क्रांति में नेतृत्व कर रहे थे तो उस समय उसका उम्र था 80 वर्ष, और ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक के साथ मुठभेड़ में उनकी एक बांह में गोली लग जाता है, और इस चीज को वो अपवित्र समझ करके क्या करता है कि अपने बांह को काट लेते हैं, जिसके वजह से कुछ समय के बाद उसका मृत्यु हो जाता है। उसके मृत्यु के बाद उसके भाई जो थे अमर सिंह, उन्होंने नेतृत्व को संभाला, पर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा क्या किया गया कि यहाँ के सेंटर पर भी क्या किया गया कि विद्रोह को दबा दिया गया, और ये सेंटर भी जो क्रांति के लिए शुरुआत किया था कुंवर सिंह ने, धीरे धीरे यहाँ भी क्रांति खत्म हो गया। अब देखते हैं कि फैजाबाद में क्या हो रहा था। फैजाबाद का नेतृत्व कौन कर रहा था? मौलवी अहमदुल्ला नेतृत्व, यहाँ का नेतृत्व कर रहा था मौलवी अहमदुल्ला। इसके नेतृत्व में यहाँ पे होता है, पर दमनकर्ता के रूप में कैंपबेल आते हैं। आप जिस सेंटर का दमनकर्ता कौन होते हैं? कैंपबेल। इस क्रांति में एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि किस सेंटर का नेतृत्व किसने किया, क्रांति का केंद्र क्या था और वहां का नेतृत्व किसने किया। तो फैजाबाद के जो क्रांति की शुरुआत है, क्रांति के नेता ये अहमदुल्ला थे, और यहाँ पे जो दमनकर्ता के रूप में थे कैंपबेल थे। कैंपबेल के नेतृत्व में यहाँ भी क्रांतिकारी घटनाओं को दमन कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। इलाहाबाद एवं बनारस के जो क्षेत्र थे,
इलाहाबाद एवं बनारस। इलाहाबाद एवं बनारस। इलाहाबाद एवं बनारस के क्षेत्र की बात करें तो यहां नेतृत्व किया था लियाकत अली। नेतृत्व लियाकत अली के द्वारा। और दमनकर्ता के रूप में कौन थे? दमनकर्ता यहां थे कर्नल नील। कर्नल नील के नेतृत्व में सेना की एक टुकड़ी भेजा जाता है और जो ये क्षेत्र था इलाहाबाद और कहाँ का, बनारस का, इस क्षेत्र में भी क्रांतिकारी घटनाओं को रोक दिया जाता है, उस पर लगाम लगाया जाता है। बरेली, अगला जो क्रांति का सेंटर है वो है बरेली। बरेली, यहाँ का नेतृत्व किसने किया? यहाँ का नेतृत्व किया था खान बहादुर खान ने। खान बहादुर खान के द्वारा बरेली में जो क्रांतिकारी घटना हुआ 1857 की, उसका नेतृत्व किया जाता है। पर इसको भी दमन करने के लिए कौन आते हैं? कैंपबेल। कैंपबेल दमनकर्ता के रूप में कौन थे? कैंपबेल। इस तरह से 1858 के अंत होते होते पूरे भारत में जितने भी सेंटर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकल करके इन क्रांतिकारियों के हाथ में चला गया था, फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी सैनिक मदद से इन केंद्र को अपने अधीन कर लेता है और 1857 की क्रांति को दबाने में, विद्रोह को खत्म करने में सफलता पा लेता है। आइए अब समझते हैं कि 1857 की क्रांति जो स्वतंत्रता के लिए पहली लड़ाई माना जाता है, जिसमें कि समाज के अलग अलग वर्गों के लोग ने अपना योगदान दिया था, आखिर क्या वजह रहा, क्या परिस्थितियां बनी जिसके वजह से ये क्रांति सफल नहीं हो सका? और अगर ये क्रांति सफल हो जाता तो हमको आज़ादी के लिए फिर इतनी लंबी इंतजार करने की जरूरत नहीं होती, हमें 1857 में ही क्रांति की वजह से आज़ादी मिल जाता। तो आइए समझते हैं कि 1857 की जो ये विद्रोह था या क्रांति था, इसके असफलता के क्या क्या कारण थे। असफलता के कारण 1857 की जो क्रांति थे, इसके असफलता के क्या क्या कारण थे, आइए अब हम इसको समझते हैं। सबसे पहला जो चीज था, भारतीय में एकता का अभाव था। भारतीय में या भारतीय लोगों में एकता का अभाव। एकता का अभाव, देखिए अलग अलग केंद्र पर क्रांतिकारी घटनाओं को लेकर के लोग विद्रोह तो कर रहे थे, पर लोगों में एकता का अभाव था, लोगों में उद्देश्य का अभाव था। सबके अपने अपने हित थे। जैसे बहुत सारे ऐसे राजा थे या फिर ऐसे शासक थे जिसकी राज डलहौजी की राज हड़प नीति के वजह से छीन गया था, या बहुत सारे ऐसे जमींदार थे जिसकी जमींदारी ईस्ट इंडिया कंपनी ने छीन लिया था। वो फिर से अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, अपने राज्य को पाने के लिए, अपने जमींदारी को पुनः प्राप्त करने के लिए ये क्रांति में भाग लेते हैं। लोगों में एकता का अभाव था और ये एकता के अभाव की वजह से सब लोग मिलजुल करके इस विद्रोह में भाग नहीं लेते हैं। दूसरे तरफ अंग्रेज इस कोशिश में भी सफल हो जाते हैं, बहुत सारे भारतीय राज्यों को अपने साथ मिला लेते हैं। और भारतीय राज्य के द्वारा जब अंग्रेज को साथ दिया गया, भारतीय क्रांतिकारियों को जब समर्थन नहीं दिया गया, इससे भी एकता की कमी उत्पन्न हुई और इसका परिणाम ये हुआ कि 1857 की क्रांति एकता के अभाव की वजह से भी
असफल रहा, ये सफल नहीं हो सका। दूसरा कारण कि विभिन्न क्षेत्र के नेताओं में तालमेल का अभाव था। विभिन्न क्षेत्र के नेताओं में तालमेल का अभाव। तो 1857 की क्रांति तो होता है, पर विभिन्न क्षेत्र के नेताओं में तालमेल सही तरीके से नहीं होता है। और इसके पीछे कारण भी था कि सबके लिए जो इस क्रांति का उद्देश्य था वो एक नहीं था, और उस समय संचार की इतनी व्यवस्था भी नहीं था कि एक दूसरे को सही तरीके से जोड़ सके, एक उद्देश्य बना सके, और उस उद्देश्य के लिए क्रांतिकारी जो घटना शुरू हुई थी, विद्रोह जो शुरू हुआ था, इस विद्रोह को सही तरीके से संचालित किया जा सके। और दूसरा चीज ये भी देखने को मिला कि इतनी बड़ी क्रांतिकारी घटना के लिए अगर पूरे देश में क्रांतिकारी अभियान चलाना हो तो उनके लिए नेतृत्व के साथ साथ अनुभव की भी आवश्यकता होती है, पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो पूरे भारत का नेतृत्व सही तरीके से कर सके, या कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं उस समय उभर कर सामने आ सके जो पूरे भारत के क्रांतिकारियों को एक उद्देश्य दे सके और उसको अपने अधीन करके इस आंदोलन का नेतृत्व कर सके। इसके कारण भी ये जो क्रांतिकारी घटना है 1857 का, वो असफल हो जाता है, वो सफल नहीं हो पाया। और तीसरा चीज तो मैंने आपको बताया हूं कि अनेक शासकों का ब्रिटिश को समर्थन था। अनेक शासकों का ब्रिटिश को समर्थन। ब्रिटिश को समर्थन, अनेक भारतीय शासकों ने ब्रिटिश को समर्थन दिया, सैन्य रूप से भी मदद किया, उनको सूचनाएं उपलब्ध कराई। इसके वजह से भी जो विद्रोही समूह थे भारत में, जिन लोगों ने विद्रोह किया था, क्रांति किया था, उसका स्थिति मजबूत नहीं हो सका, वो अलग थलग पड़ गए। और इसका फायदा अंग्रेज को मिला और उन्होंने क्या किया कि इस क्रांति को आसानी से दबाने में सफल हो गया। इस क्रांति की असफलता के और कारणों में अगर देखें तो अंग्रेजों की कुशल नेतृत्व, अंग्रेजों की कुशल नेतृत्व एवं प्रशिक्षित सैनिक, प्रशिक्षित सैनिक, जो अंग्रेज अधिकारी आए इस विद्रोह को दबाने के लिए, वो कुशल थे। और उसके अंदर जो सेना थे वो एक तो प्रशिक्षित थे, उसके बाद उसके पास अच्छा हथियार भी था, जो भारतीय क्रांतिकारी सेनाओं के पास नहीं थे। दूसरा, इन लोगों में उतना ज्यादा अच्छा लीडरशिप नहीं मिला, यही बात की मतलब उनका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं मिला। इस वजह से भी ये क्रांतिकारी असफल रहा। दूसरी चीज अगर देखें तो जो ब्रिटिश सैनिक थे उनकी संख्या भले ही कम था, पर उसके अंदर अनुशासन बहुत ज्यादा था। उनके पास अच्छे हथियार थे लड़ने के लिए, इस क्रांति को दबाने के लिए। और एक बड़ी कारण ये भी रहा कि भारतीय सैनिकों के पास न तो अच्छा हथियार था और न ही उनको एक अच्छा नेतृत्व मिल सका, जिस वजह से भी ये क्रांति असफल रहा, सफल नहीं हो पाया। दूसरा चीज अगर हम देखें कि इस क्रांति में जो शिक्षित भारतीय समूह थे वो तटस्थ थे। शिक्षित भारतीय की तटस्थता, न्यूट्रल थे, न तो वो क्रांतिकारियों के साथ दे रहे थे और न ही अंग्रेज के साथ दे रहे थे। और समाज के जब एक बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग आपके साथ नहीं हो, आपका नेतृत्व नहीं कर रहा हो, तो ऐसे स्थिति में कोई भी विचार इतना मजबूत नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी क्रांति में वैचारिक समर्थन की जरूरत होता है, वैचारिक रूप से उस क्रांति को सपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है। पर भारत के जो शिक्षित लोग थे, जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, वो इस क्रांति में पूरी तरीके से तटस्थ रहते हैं, और ये एक कारण भी इस क्रांति को असफल होने का होता है। उसके बाद
यही बोल दिए कि एकीकृत विचारधारा का अभाव था, एकीकृत विचारधारा। विचारधारा का अभाव। पूरे भारत में जो ये क्रांति फैल रहा था, इसके पीछे कोई एक विचारधारा काम नहीं कर रहा था। सब लोग अपने अपने हित के लिए, अपने अपने उद्देश्य के लिए क्रांति में भाग ले रहे थे। और जब इतनी बड़ी क्रांति हो रहा हो और लोगों का उद्देश्य ही एक ना हो, तो ऐसे क्रांति सफल नहीं हो सकते हैं। और इसी चीज का फायदा ईस्ट इंडिया कंपनी को हुआ। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस समय भारतीयों को वैचारिक रूप से तोड़ने का भी बहुत कोशिश किया। जैसे कि पंजाब के क्षेत्र में उन्होंने इस अफवाह को फैलाया कि चूंकि इस क्रांति का जो मतलब केंद्रीय नेतृत्व है बहादुर शाह जफर की ओर से हो रहा है, तो पंजाब के जो सिख लोग हैं उनको उसके धर्म से निकाल करके अलग कर दिया जाएगा, उसका धर्मांतरण कर देगा। इस तरह की जो विवादास्पद चीजें हैं, इसको फैलाने में ईस्ट इंडिया कंपनी सफल हो जाते हैं। और इसका परिणाम ये होता है कि ये क्रांति विफल हो जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारण थे जिसके वजह से 1857 की क्रांति असफल हो गया था। अब हम समझते हैं कि 1857 की क्रांति को लेकर के कई तरह की विचारधारा है। जैसे कुछ लोग ये मानते हैं कि ये आजादी की पहली लड़ाई थी। वहीं बहुत सारे इतिहासकार, खास करके जो औपनिवेशिक इतिहासकार है, जो ब्रिटिश इतिहासकार है, उसका ये मानना था कि ये इतनी बड़ी क्रांति नहीं थी, बस एक सैनिक विद्रोह था। इस तरह की चीजें कहा जाता है। तो अगर हम इस क्रांति की प्रकृति को देखें तो बहुत सारे इतिहासकार का मानना है कि ये क्रांति क्या था, ये एक बहुत बड़ा विद्रोह था और स्वतंत्र भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम था। तो अगर हम विद्रोह की प्रकृति को समझें तो जो सावरकर, वीर सावरकर जैसे इतिहासकार जो है, उन्होंने माना कि ये स्वतंत्र भारत की पहली लड़ाई थी। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नाम का उन्होंने एक किताब लिखा और सावरकर ने इस चीज को सिद्ध करने का प्रयास किया कि ये लड़ाई आजादी के लिए पहली लड़ाई थी। तो सावरकर ने कहा कि ये स्वतंत्र भारत की पहली लड़ाई थी, स्वतंत्र भारत की पहली लड़ाई, पहली लड़ाई थी। पर बहुत सारे ब्रिटिश इतिहासकार जो हुए, उन्होंने इस बात को नहीं माना। उन्होंने माना कि एक छोटी सी घटना थी जिसमें सैनिकों ने केवल विद्रोह किया था, बाकी भारतीय समाज के लोग इसमें शामिल नहीं थे। तो बाकी के जो इतिहासकार हैं उन्होंने केवल इसको सैन्य विद्रोह माना, उन्होंने इसको केवल सैन्य विद्रोह कहा। पर हकीकत यह है कि इसमें बड़ी संख्या में भारतीय लोग, सिपाही के साथ साथ नागरिक लोग भी योगदान दिए थे। इसमें सिपाही एवं नागरिक दोनों ने भाग लिया था, दोनों ने भाग लिया था। नागरिकों ने सैनिकों को प्रोत्साहित किया, उनके रहने के लिए, उनके खाने के सामान उसको उपलब्ध कराए। और जब हम 1857 की इस क्रांति की दमन की बात देखते हैं तो अंग्रेजों के द्वारा कई गांव के लोगों को भी प्रताड़ित किया गया, उनको दोषी मान करके सजा दिया गया क्योंकि उन्होंने क्रांतिकारियों का समर्थन किया था। इसलिए ये कहना कि 1857 की क्रांति एक सैनिक विद्रोह है सही नहीं होगा, क्योंकि समाज के बाकी लोग भी इस क्रांति में बहुत ज्यादा एक्टिव थे, चाहे वो महिलाएं हो या बच्चे हो, सब ने इसको समर्थन दिया था और सब ने क्रांतिकारी में भाग ले रहे सैनिकों का हौसला बढ़ाया था। इसलिए ये चीज केवल कह देना कि 1857 की क्रांति मात्र एक सैनिक विद्रोह था, ये सही नहीं होगा। अब देखिए, जो 1857 की क्रांति हुआ, इस क्रांति के बाद जो ब्रिटिश प्रशासक थे उसको ये बात समझ में आ गया कि अगर भारतीयों के अंदर जो गुस्सा है जिन चीजों को लेकर के, उनमें अगर सुधार नहीं किया गया तो इस तरह की घटनाएं फिर होगी और भारत जैसे कीमती उपनिवेश उसके हाथों से बाहर निकल जाएगा। तो 1857 की क्रांति के बाद कई तरह के परिवर्तन किए जाते हैं प्रशासन में, खास करके
अब हम उसके विषय में समझते हैं। अगर 1857 की क्रांति के परिणाम को समझें कि आखिर इस क्रांति का क्या परिणाम निकल करके सामने आया, तो सबसे पहले एक एक्ट लाया गया, भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858। और इस अधिनियम के द्वारा अब तक जो भारत के शासन करने की अधिकार है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। जो शासन का अधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, अब ये किसके पास पहुंच गया? ये ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया, ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से शासन का अधिकार खत्म कर दिया गया और अब ये किसके अधीन आ गया? भारत का प्रशासन ब्रिटिश क्राउन का अधीन आ गया। यानी कि अब ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटेन की जो महारानी है वो सीधे तौर पर भारत का प्रशासन करेंगे, भारत की महारानी के रूप में अब वो ब्रिटिश क्राउन बन गए। दूसरा चीज ये क्या किया गया कि चूंकि 1857 की क्रांति में गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, और लॉर्ड कैनिंग से पहले थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के राजनीतिक जो निर्णय थे उस निर्णय ने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका दिया था। तो अब चूंकि लॉर्ड कैनिंग ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी नहीं होकर के अब कौन हो गया? वो ब्रिटिश क्राउन के ओर से भारत में शासन कर रहे हैं। तो क्या किया गया कि जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल के पद को खत्म करके क्या कर दिया गया? वायसराय कर दिया गया। जो काम गवर्नर जनरल का होता था वही वायसराय का किया गया। दूसरा चीज क्या किया गया कि भारत के क्रांति के लिए, भारत के विषयों को देखने के लिए भारत सचिव का पद बनाया गया। भारत सचिव, ये भारत सचिव कौन होता था? ब्रिटिश संसद के अंदर ही, ब्रिटिश के अधीन ही क्या होता था? एक मंत्री होता था, ब्रिटिश कैबिनेट का एक मंत्री होता था जो भारत के मामलों को देखता था। यानी कि ब्रिटिश कैबिनेट के अंदर जो मंत्री भारत के मामले को देखता था उसको कहा गया भारत सचिव। और भारत सचिव के पद का सृजन किया जाता है कब से? 1858 की जो ये एक्ट आया था इससे। और एक और काम ये किया गया कि ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा जिन राज्यों को लॉर्ड डलहौजी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन किया था उस राज्यों की स्वायत्तता फिर से दे दिया जाता है, उस राज्यों को फिर से वो राज्य वापस कर दिया जाता है। व्यापगत के सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया, व्यापगत के सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया। यानी कि 1857 की क्रांति के कई परिणाम में से एक परिणाम ये भी हुआ कि ये जो व्यापगत का सिद्धांत था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की थियोरी के द्वारा जिन भारतीय राज्यों को ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अधीन में कर लिया था, अब उन राज्यों को फिर से स्वायत्तता दे दिया गया और इस सिद्धांत को खत्म कर दिया गया। और इस चीज को माना गया कि अब भारतीय राज्यों को व्यापगत सिद्धांत के आधार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन नहीं किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव में से एक महत्वपूर्ण किया गया कि सेना में किस तरह का परिवर्तन किया गया। सेना में सुधार, सेना में सुधार। चूंकि 1857 की क्रांति मुख्य रूप से उत्तर भारत में ज्यादा हुआ था, उत्तर भारत के क्षेत्र को ज्यादा प्रभावित किया था, इसलिए उत्तर भारत के क्षेत्र में जो सेना का अनुपात है उसको परिवर्तन किया गया
और इसको बदल करके कितना कर दिया गया, इसको 2:1 कर दिया गया। यानी कि 2 इंडियन अगर सैनिक है तो एक क्या होगा, एक इंग्लिश सैनिक होगा, ताकि फिर से सेना बगावत नहीं कर सके और फिर से सैनिकों के द्वारा विद्रोह नहीं किया जा सके। ये किसके लिए किया गया, ये चीज किया गया उत्तर भारत के लिए, उत्तर भारत के लिए, क्योंकि विद्रोह का केंद्र उत्तर भारत ही था और ज्यादातर विद्रोह की घटना उत्तर भारत में ही हुआ था। इसलिए उत्तर भारत के क्षेत्रों में सेना में सुधार किया गया और सेना का अनुपात 2:1 कर दिया गया। यानी कि 2 भारतीय सैनिक पर अब 1 अंग्रेज सैनिक होंगे और भारतीय सैनिक को बड़ा पद नहीं दिया गया, उनको ऑफिसर रैंक का पद अब नहीं दिया जाने लगा। हालांकि ऐसा पहले भी नहीं दिया जा रहा था और इससे भी भारतीय सैनिक में असंतोष की एक भावना थी। दूसरा, अगर हम दक्षिण भारत में देखें तो दक्षिण भारत में चूंकि क्रांति की घटना कम हुआ था, इसलिए दक्षिण भारत में क्या किया गया कि ये अनुपात 3:1 रखा गया। यानी कि 3 ब्रिटिश सैनिक पर 3 भारतीय सैनिक पर 1 ब्रिटिश सैनिक कहां पे रखा गया, दक्षिण भारत में। दूसरा क्या किया गया कि सेना से ही संबंध में देखें तो एक और सुधार किया गया। इस लड़ाई में चूंकि ज्यादातर जो भाग लेने वाले सेना थे वो हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे, पर जो सिख सैनिक थे वो तटस्थ थे, वो अंग्रेज की तरफ से लड़े थे, इस क्रांति को दबाए थे। दूसरा, जो गोरखा सैनिक थे, गोरखा सैनिक भी क्या किया था कि इस क्रांति में अंग्रेज का साथ दिया था और उन्होंने क्रांति को दबाने में मदद किया था। इसलिए क्या किया गया कि सेना में अब हिंदू और मुसलमानों की संख्या को कम किया गया और सिख एवं गोरखा सैनिक जो थे उसकी संख्या को बढ़ाया गया, उसको ज्यादा से ज्यादा सेना में नियुक्ति किया गया। तो ये कुछ था सैनिक रूप से जिस तरह से उन्होंने बदलाव किया था। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने नीतियों को परिवर्तित किया, क्योंकि इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीयों के साथ नस्लीय आधार पर भेदभाव करता था, पर नस्लीय आधार पर भेदभाव करने के परिणाम क्या हो गया कि पूरे भारत के लोग एकजुट हुए और ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक चीज को समझा कि यहाँ पे हिंदू और मुसलमान दोनों लोग मिल करके ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति विद्रोह किया है। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी नीति को परिवर्तित किया और नस्लीय भेदभाव के आधार को अब धर्म के आधार पर आगे के समय में ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश प्रशासन क्या करता है कि भेदभाव करना चाहता है, हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे से पृथक करने का प्रयास करता है और भारत में फिर से शासन करने का प्रयास करता है। एक और महत्वपूर्ण घटना क्या किया गया कि धार्मिक मामले में कम हस्तक्षेप, धार्मिक मामले में कम हस्तक्षेप। देखिए, जो 1857 की क्रांति है उनमें एक कारण धार्मिक कारण भी था। 1857 से पहले कई धार्मिक सुधार आंदोलन हुए और इस आंदोलन को कानूनी रूप देने में जो अंग्रेज की शासन है उसकी ही भूमिका थी। इस वजह से बहुत सारे जो कट्टरवादी समूह थे जो नहीं चाहते थे कि धर्म के आधार पर या समाज के आधार पर किसी तरह की परिवर्तन हो, वो लोग इस क्रांति में भाग लिए थे और अंग्रेज को ये महसूस हो गया अब कि धार्मिक मामले में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किया जाए, क्योंकि धर्म एक बहुत ही सेंसिटिव इशू होता है, एक बहुत ही ऐसे मुद्दे होते हैं, संवेदनशील मुद्दे होते हैं जिस पर लोगों की भावनाएं तुरंत भड़क जाती है। इस वजह से 1857 की क्रांति के बाद धार्मिक चीजों को लेकर के कंपनी के शासन के द्वारा ज्यादा किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया गया और ये कुछ परिणाम हुए 1857 की क्रांति की। हालांकि ये क्रांति जरूर असफल हो गया, पर भारतीयों के द्वारा ये पहली अवसर था जब भारतीयों ने मिल करके ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध एक विद्रोह किया और आज़ादी की मांग की। और बाद के वर्षों में इस क्रांति का प्रभाव ये हुआ कि धीरे धीरे कई ऐसे संगठन उत्पन्न होते हैं, लोगों के अंदर अब एक ऐसी भावना जागृत होते हैं जो ये चाहता है कि अंग्रेज का शासन खत्म हो, उसके ऊपर जो ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण है वो खत्म हो। तो ये तो ऐसी घटना थी जिसमें हमने इस चीज को समझने का प्रयास किया था कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को पहले अपने अधीन करते हैं और अधीन करने के क्या क्या परिणाम रहे, उसकी नीतियां क्या क्या थी जिसकी वजह से ये क्रांति हुआ था।
ये पॉलिटिकल हिस्ट्री का हिस्सा हुआ, राजनीतिक इतिहास का हिस्सा हुआ, जिसमें कि हम शासन प्रशासन और उसके प्रति जो विद्रोह हुआ उन चीजों को समझे थे। आगे के वीडियो में हम धार्मिक आंदोलन के विषय में समझेंगे, सामाजिक आंदोलन के विषय में समझेंगे, क्योंकि समय के साथ धर्म में भी सुधार होता है, समाज में भी सुधार होता है। तो हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस तरह से सामाजिक सुधार हुआ, धार्मिक सुधार हुआ। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।